नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में आपका स्वागत है। मैं कृष्णकांत आपका स्वागत करता हूं। साथियों, हम पेट का प्रैक्टिस सेशन कर रहे थे। आज उसका सेकंड पार्ट करना, मतलब ये दूसरा प्रैक्टिस सेशन है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद में वर्णित देवताओं में सबसे प्रमुख देवता कौन थे? तो आपके ऑप्शंस हैं इंद्र, विष्णु, सूर्य और ब्रह्मा। तो ऋग्वेद में वर्णित जो सबसे प्रमुख देवताओं में कौन थे? इंद्र। इंद्र को क्या बोला जाता था? पुरंदर बोला जाता था। इंद्र को पुरंदर कहा जाता था और यह ऋग्वेद के सबसे प्रमुख देवता थे। ठीक है, ऋग्वेद के बारे में अगर और जानकारी लें तो यह है कि यह विश्व के प्राचीनतम ग्रंथों में से एक है और जिसकी भाषा क्या है? इसकी भाषा थी संस्कृति और इसकी लिपि जो है, इसकी भाषा संस्कृत है और इसकी लिपि है ब्राह्मी। ठीक है, इसमें क्या है कि देवताओं के भक्ति या स्तुति में इस श्लोक का मंत्र है और इसी ऋग्वेद के ही गायन के रूप में मंत्रों का ही वर्णन किसमें है? सामवेद में है। ठीक है, तो ऋग्वेद में टोटल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। इन 10 मंडल में जो पहला और 8वां 9वां 10वां मंडल है, ये बाद के मंडल हैं और दूसरे से लेकर के 7वां तक ये प्राचीन मंडल है। ठीक है, आगे देखा जाए तो ऋग्वेद के बारे में तीसरा मंडल जो है, तीसरा मंडल गायत्री को समर्पित है, जिसमें ऋषि विश्वामित्र से संबंधित है। वहाँ पे गायत्री मंत्र की चर्चा है। 7वें मंडल में ऋषि वशिष्ठ से संबंधित है और इसी 7वें मंडल में ही दास राग युद्ध की चर्चा है। तो दास राग युद्ध होता कहाँ है? ये होता है परुष्णी नदी के किनारे पर। ठीक है, इसमें पंचजन्य होते हैं, 5 राजा होते हैं और एक तरफ भरत होते हैं। इसमें युद्ध होता है, इसकी चर्चा है। ठीक है, इसका जो 9वां मंडल है, 9वां मंडल सोम को समर्पित है। ठीक है, और जो इसका 10वां मंडल है उसमें वर्ण व्यवस्था का पहला उल्लेख, जिसको हम बोलते हैं पुरुष सूक्त, ये अक्सर पूछा जाता है। तो पुरुष सूक्त किसमें है? इसके 10वें मंडल में है। ठीक है, दूसरा से 7वां प्राचीन है और पहला 8वां 9वां 10वां बाद के मंडल है। ठीक है, इसके ब्राह्मण क्या है ऋग्वेद के? तो इतरे कौशिकी। ठीक है, वैदिक साहित्य का अगर अर्थ देखा जाए तो इसके 4 वेद होते हैं। उन 4 वेद ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो वेद त्रयी किसे बोला जाता है? तो वेद त्रयी बोला जाता है ऋग्वेद, सामवेद और यजुर्वेद को। ठीक है, इनको क्या बोलेंगे? वेद त्रयी बोलेंगे। और प्रस्थान त्रयी किसे बोला जाता है? प्रस्थान त्रयी बोला जाता है भगवत गीता को, ब्रह्मसूत्र और उपनिषद को प्रस्थान त्रयी बोला जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? अगर अशोक के अभिलेख को पढ़ने की बात है तो सर्वप्रथम पढ़ने वाले व्यक्ति थे जेम्स प्रिंसेप। इन्होंने अशोक के अभिलेख को सर्वप्रथम पढ़ा। अशोक के जो अभिलेख थे वो 3 प्रकार के थे। 3 प्रकार के अभिलेख थे। बृहत एवं लघु शिलालेख था इनका। बृहत एवं लघु शिलालेख था, बृहत और लघु स्तंभ लेख था और बृहत और एक गुहा लेख था। ठीक है, ये इनके 3 प्रकार के अभिलेख थे। जो शिलालेख थे, ये लिपि इनकी जो थी ब्राह्मी थी। कहीं कहीं पे खरोष्ठी या आर्यमाइक लिपि भी मिलती है। ठीक है, जो बृहत शिलालेख है उसमें अशोक के प्रशासन व धर्म संबंधी जानकारियां हैं। बृहत स्तंभ लेख प्रशासन व धर्म संबंधी जानकारियों के साथ साथ जो लघु शिलालेख है वहाँ पे व्यक्तिगत जीवन, लघु स्तंभ लेख राजकीय घोषणाएं और गुहा लेख में सांस्कृतिक जानकारियां हैं।
ठीक है। तो बृहत शिलालेख में प्रशासन और धर्म संबंधी जानकारी, बृहत स्तंभ लेख में प्रशासन व धर्म संबंधी जानकारी, लघु स्तंभ लेख में राजकीय घोषणाएं, गुहा लेख में सांस्कृतिक जानकारियां और लघु शिलालेख में उनका व्यक्तिगत जीवन की जानकारियां हैं। ठीक है, इसको पढ़ा किसने था? जेम्स प्रिंसप ने। जो उनके 14 शिलालेख मिले हुए हैं उन 14 में अगर इम्पॉर्टेंट टर्म देखा जाए तो जो प्रथम है ये पशु हत्या और निषेध से है। ठीक है, ये पशु हत्या और निषेध से है। और जो दूसरा है सीमांत प्रदेशों के रूप में, जैसे जो दक्षिण के राज्य थे, तो दक्षिण के जो कौन कौन से राज्य थे? चेर, चोल और पांड्य और साती मतलब वही सातवाहन। ये क्या था? इनकी चर्चा है। और अन्य राज्य जो पड़ोसी देश थे, तो ये पड़ोसी राज्यों की चर्चा है। कौन कौन से? अंत्योक, अंतकीन, अलिक सुंदर, तुलमाय और मग। ये किसके राजा थे? अंत्योक यवन का था, अंतकीन मकदूनिया का था, अलिक सुंदर एपेरिन का था, तुलमाय मिस्र का था और मग कहाँ था? सरीन का था। तो ये जो भी थे राजा थे, इनकी चर्चा दूसरे शिलालेख में। और यही इनकी चर्चा जो पड़ोसी राज्यों की चर्चा होती है वह 13वें शिलालेख में भी होती है। उसी 13वें शिलालेख में 3 बातें होती हैं। कलिंग विजय होता है, दक्षिण के सीमांत राज्यों का उल्लेख होता है और 5 पड़ोसी देशों के उल्लेख मिलता है। ठीक है। जो तृतीय अभिलेख था, अपने राज्याभिषेक के 12वें वर्ष में जो प्रादेशिक और रज्जुक की नियुक्ति जो थी वो तीसरे शिलालेख में इनका मिलता है। तो रज्जुक क्या करता था? ये जो रज्जुक होता था ये न्याय एवं राजस्व अधिकारी होता था। ठीक है। 5वां अभिलेख धम्म महापात्र की नियुक्ति। तो धम्म महापात्र की नियुक्ति होती है 5वें अभिलेख में। ठीक है। 12वां शिलालेख सभी संप्रदायों में सार वृद्धि का समन्वय की बात की गई है। ठीक है। तो इनके 3 पदाधिकारी कौन कौन थे? युक्तन था, एक युक्तन था, रज्जुक था और प्रादेशिक था। युक्तन जो था वो जिले लेवल का था। रज्जुक जो था तो वो न्याय और राजस्व का अधिकारी था, मतलब ग्राम लेवल पर था। और जो प्रादेशिक होता था वो मंडल लेवल पे था। ठीक है, ये तीनों अधिकारी थे। और जो इन्होंने अपने 12वें वर्ष में इनकी नियुक्ति की, 14वें वर्ष में धम्म महापात्र की नियुक्ति करते हैं अपने 5वें शिलालेख में, और 9वें वर्ष में ये कलिंग विजय करते हैं 13वें शिलालेख में। ठीक है, ये क्वेश्चन कभी कभी पूछा जाता है। ये क्वेश्चन कभी को पूछा जाता है कि इनके कहाँ पे कौन से शिलालेख हैं। तो अगर राज्यों के क्रम में देखा जाए तो बिहार में उड़ीसा में धौली और जौगढ़, आंध्र प्रदेश में एर्रागुडी, कर्नाटक में मस्की, उत्कोट और उदगोकल, महाराष्ट्र में सोपारा, गुजरात में भड़ौच, गिरनार, गुर्जरा, मध्य प्रदेश में भाबू बैराट, राजस्थान में, और भारत से बाहर शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा के अभिलेख मिलते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो इसका जो वास्तविक संस्थापक माना जाता है वो चंद्रगुप्त प्रथम को माना जाता है, गुप्त साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक। ठीक है। वैसे देखा जाए तो जो गुप्त काल था, गुप्त काल की स्थापना हो जाती है, श्रीगुप्त करते हैं इसकी स्थापना, और श्रीगुप्त इसकी स्थापना करते हैं 275 में। ठीक है। किंतु जो वास्तविक संस्थापक इसके माने जाते हैं 319 ईस्वी में, वो माने जाते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है। और गुप्त काल की अगर देखा जाए तो गुप्त काल में चंद्रगुप्त प्रथम के बाद आते हैं समुद्रगुप्त आते हैं, फिर आते हैं चंद्रगुप्त द्वितीय, फिर आते हैं कुमारगुप्त और फिर आते हैं स्कंदगुप्त। ठीक है। फिर भानुगुप्त और अंतिम शासक विष्णुगुप्त आते हैं। ठीक है। ये कुमारगुप्त के बारे में ये कहा जाए तो नालंदा महाविहार की स्थापना की थी। समुद्रगुप्त के बारे में जो चर्चित है वो है, इन्हें कविराज की उपाधि थी, वीणा वादक के रूप में इनको दिखाया गया है। तो ये जो इनकी चर्चा की चीज़ें थी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दिल्ली पर राज करने वाली प्रथम महिला शासिका कौन थी? तो वो थी रजिया सुल्तान। इन्होंने कब से कब तक शासन किया है? इन्होंने किया है 1236 से लेकर के 1200
40 ईस्वी तक। ये गुलाम वंश की शासिका थी रजिया सुल्तान। ठीक है। धन निष्कासन का विरोध किसने किया था? धन निष्कासन का अगर विरोध देखा जाए तो किसने किया था? तो दादा भाई नौरोजी ने किया था। दादा भाई नौरोजी धन निष्कासन के सिद्धांत का विरोध करते हैं। ऑप्शन होगा इनमें से कोई नहीं। धन निष्कासन का अगर अर्थ क्या होता है कि धन का या संपत्ति के निष्कासन करना, भारत द्वारा भेजा गया ब्रिटेन को वह धन जिसके बदले में भारत को कुछ भी लाभ नहीं मिलता था। तो वास्तव में ये भारत की बढ़ती हुई निर्धनता की कीमत पर ब्रिटेन द्वारा खुद को संपन्न बनाने के लिए भारत के संसाधनों एवं धन की निरंतर लूट थी। यही था धन निष्कासन। इसका पहली बार जो विरोध किया गया था वो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा। दादा भाई नौरोजी राष्ट्रवादी चिंतन व्यक्ति थे। इन्होंने सर्वप्रथम क्या किया था? 1867 ईस्वी में इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नाम से एक पंपलेट छापा था। किस नाम से? इंग्लैंड डेब्ट टू इंडिया नाम से एक पंपलेट इन्होंने छापा था। उस पंपलेट में इन्होंने पहली बार धन निष्कासन की बात की थी। ठीक है। उसके बाद 1901 ईस्वी में इनकी एक पुस्तक आती है, इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, द इंडियन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। इस पुस्तक में ये विस्तृत रूप से धन निष्कासन के सिद्धांत की बात करते हैं। दादा भाई नौरोजी ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्रति व्यक्ति आय, क्या प्रति व्यक्ति आय निर्धारित की थी और ये बताया था कि 20 रुपये प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति आय इन्होंने निर्धारित की थी। ठीक है। ये क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक कब आई थी? तो इनकी पुस्तक 1901 में आई थी। कौन सी पुस्तक थी? द पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया पुस्तक थी, जिस पे इन्होंने धन निष्कासन की बात की थी। द ग्रैंड ओल्ड मैन भी दादा भाई नौरोजी का ही एक नाम है। पहली बार प्रति व्यक्ति आय किसने निर्धारित की थी? दादा भाई नौरोजी ने। कितनी? 20 रुपये प्रतिवर्ष थी। सर सैयद अहमद खां नौरोजी के सिद्धांत में विश्वास नहीं रखते थे। तो केवल एक व्यक्ति थे, सर सैयद अहमद खां साहब, जो इनमें विश्वास नहीं रखते थे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो सरोजिनी नायडू को अध्यक्ष बनाया गया था 1925 में। ठीक है। ये 1925 में कांग्रेस की अध्यक्ष बनने वाली भारतीय प्रथम महिला थी। इससे पहले 1917 में एनी बेसेंट को अध्यक्ष बनाया गया था। ये कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, 1917 में बनाया गया था। और सरोजिनी नायडू को प्रथम भारतीय महिला थी ये, जिसको अध्यक्ष बनाया गया था। ठीक है। और किसको बनाया गया था? और अगर कोई महिला थी जिसको अध्यक्ष बनाया गया था तो वो थी सुचेता कृपलानी। ठीक है। उनको भी ये अध्यक्ष बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले साहब। गांधी जी गोपाल कृष्ण गोखले का की राजनीतिक रूप से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने इनको अपना राजनीतिक गुरु मान लिया था। ठीक है। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे CR दास साहब। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा गया जाता है। आगे बढ़ते हैं। सरोजिनी नायडू को किस वर्ष कांग्रेस अधिवेशन का अध्यक्ष बनाया गया था? तो ये हो चुका है। निम्नलिखित घटनाक्रम को सजाएं। तो बंगाल विभाजन, खेड़ा आंदोलन, चंपारण और जलियांवाला बाग। बंगाल विभाजन होता है 1905 में, खेड़ा आंदोलन होता है 1918 में, चंपारण आंदोलन होता है 1917 में और जलियांवाला बाग हत्याकांड होता है 1919 में। ठीक है। तो सबसे पहले कौन सा आंदोलन होता है? सबसे पहले होता है चंपारण। सबसे पहले होगा चंपारण, बंगाल विभाजन एक, फिर उसका होगा चंपारण, फिर खेड़ा, फिर जलियांवाला बाग। ठीक है। इसका ऑप्शन 1 सही है। आगे बढ़ते हैं।
सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस से कब इस्तीफा दिया था? तो इन्होंने दिया था 1939 में। क्यों दिया था? क्योंकि ये कांग्रेस के अधिवेशन में दूसरी बार अध्यक्ष चुने जाते हैं, परंतु गांधी जी जिन्होंने अपने एक अनुयायी को खड़ा किया हुआ था जो कि हार जाते हैं, उसके विरोध में उनके अनुयायियों के कारण ये इस्तीफा दे देते हैं और इन्होंने 1939 में ही किसकी स्थापना की? फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। ये 1939 में ये फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं। सुभाष चंद्र बोस का जन्म जो होता है वो 23 जनवरी 1897 ईस्वी में उड़ीसा में होता है। कहाँ होता है? उड़ीसा में, उड़ीसा के कटक में होता है। 1919 ईस्वी में कलकत्ता विश्वविद्यालय से उन्होंने स्नातक की उपाधि प्राप्त की। बाद में वे इंग्लैंड चले जाते हैं। ठीक है। 1920 में इंडियन सिविल सर्विसेज परीक्षा, जिसको ICS बोलते हैं, ये 1920 में क्लियर करते हैं। इसमें इनका चौथा स्थान आता है, लेकिन उन्होंने त्यागपत्र दे दिया। 1921 ईस्वी में ये क्या करते हैं? 1921 ईस्वी में स्वदेश लौटने पर वे CR दास, चित्तरंजन दास, जो इनके राजनीतिक गुरु बनते हैं, इनको गुरु मानते हैं और गांधी जी की प्रेरणा से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में शामिल हो जाते हैं। 1923 में कलकत्ता के मेयर चुने गए। 1923 में कलकत्ता के मेयर चुने जाते हैं। ठीक है। 25 अक्टूबर 1924 ईस्वी को इन्होंने दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया और उनको कहाँ भेजा गया? मांडले जेल, बर्मा जेल में भेज दिया जाता है। 1927 ईस्वी में इनको धारा सभा असेंबली का चुनाव लड़ा तथा इंडिपेंडेंस लीग का गठन किया। 1928 ईस्वी में कलकत्ता में नेहरू रिपोर्ट के संबंध में हुई बैठक में औपनिवेशिक स्वराज संबंधी प्रस्ताव का इन्होंने विरोध किया था और 1938 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की और 39 में जब ये अध्यक्ष बनते हैं तो महात्मा गांधी के विरोध के बाद भी कांग्रेस के त्रिपुरी अधिवेशन की अध्यक्ष निर्वाचित होने पर इन्होंने त्याग पत्र दे दिया था। ठीक है। कांग्रेस से इस्तीफा देने के बाद 1939 ईस्वी में ही सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना करते हैं और 26 जनवरी 1941 ईस्वी को एक पठान जो जियाउद्दीन के वेश में घर से बाहर निकले और कलकत्ता से पेशावर पहुंचे, उनके साथ ही भगत राम ने उन्हें 21 जनवरी 1941 को काबुल पहुंचा दिया। काबुल से रूस, फिर जर्मनी पहुंच गए। वहां हिटलर में इनकी मुलाकात होती है। हिटलर ने उन्हें हर तरफ की सहायता देने का वचन देता है और ये आज़ाद हिंद फौज का गठन करते हैं। ठीक है। तो ये था इनके बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में। इनको नेताजी के नाम से संबोधित किया था रविन्द्रनाथ टैगोर ने और इनको देश नायक कहा था। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो ये नारा दिया था महात्मा गांधी ने 1942 में, जब भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? 1942 में। तो 8 अगस्त को ये आंदोलन स्टार्ट होता है, 9 अगस्त को पूरी तरीके से चालू हो जाता है। मैडम बीकाजी कामा 8 अगस्त को क्या करती हैं? झंडा फहराती हैं। तो ये आंदोलन जब स्टार्ट होता है, भारत छोड़ो आंदोलन, तो महात्मा गांधी ने एक नारा दिया था, करो या मरो का नारा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। एशिया की सबसे लंबी नदी का क्या नाम है? तो एशिया की सबसे बड़ी लंबी नदी है यांगसी नदी, जो कि चाइना में बहती है। भारत की सबसे लंबी नदी गंगा नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी नील नदी है। विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजन नदी है। भारत की सबसे बड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। हिमालय, हिमालय पर्वत कहाँ पे है? एशिया में है। इंडीज कहाँ पे है? दक्षिण अमेरिका में है। और राकीज कहाँ पे है? ये उत्तरी अमेरिका में। तो आप इसको मिला लीजिए। आगे बढ़ते हैं। कोयला भंडार के मामले में 2020 के अंत तक की स्थिति के अनुसार दुनिया में भारत का स्थान कौन सा है? तो दुनिया में भारत का स्थान 5वां है। पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर चाइना। पहले स्थान पर अमेरिका है, दूसरे स्थान पर रूस है और तीसरे स्थान पर चाइना है। ठीक है। भारत के किस शहर को पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है? तो भारत का ये तमिलनाडु का मदुरै शहर है जिसको
पूर्व का एथेंस के रूप में जाना जाता है। गांधीनगर की राजधानी क्या है? तो गांधीनगर गुजरात की राजधानी, किसकी राजधानी है? गुजरात की राजधानी है। ठीक है। भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी किसकी थी? तो भारत में पंचवर्षीय योजना बनाने की जिम्मेदारी थी योजना आयोग की। योजना आयोग का गठन कब किया जाता है? तो इसकी गठन किया जाता है अप्रैल 1951 को। वर्तमान में योजना आयोग को बदल दिया गया है 1 जनवरी 2015 से। क्या नाम रखा है? नीति आयोग। नीति आयोग। नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। ये क्या है? ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इसके वर्तमान में जो उपाध्यक्ष हैं वो सुमन बेरी साहब हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। वर्तमान में जो उसको उपाध्यक्ष हैं कौन है? सुमन बेरी साहब। और इसके सीईओ कौन है? इसके सीईओ हाल ही में बदले हैं परमेश्वरन अय्यर। परमेश्वरन अय्यर इसके सीईओ हैं। अगर पहले अध्यक्ष और सीईओ की बात की जाए तो इसके पहले अध्यक्ष कौन थे? तो अरविंद पनगड़िया साहब इसके पहले अध्यक्ष थे। और सीईओ कौन था? तो सीईओ थे सिंधुश्री खुल्लर। ये इसकी पहली सीईओ है। ये क्या करता है? ये एक सरकार का थिंक टैंक है। कौन? नीति आयोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में पंचवर्षीय हो गया। बैंकों का बैंक किसे कहा जाता है? तो बैंकों का बैंक या कहा जाता है आरबीआई को। ठीक है, आरबीआई को भारत सरकार का बैंक या बैंकों का बैंक कहा जाता है। सेज क्या है? सेज को कहते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन। ये होता क्या है कि ऐसा क्षेत्र, किसी भी देश में एक ऐसा क्षेत्र होता है जो प्रायः निःशुल्क या शुल्क मुक्त होता है, जहां पर आप मुख्य रूप से निवेश को प्रोत्साहित करने तथा रोजगार पैदा करने के लिए अलग अलग व्यापार एवं वाणिज्यिक कानून बनाते हैं। अगर एशिया के पहले स्वेज की बात की जाए तो एशिया में जो पहला स्वेज बना था वो भारत में बना था। भारत के कांडला नंबर जो बंदरगाह है, कांडला कहाँ है? गुजरात में। ठीक है, गुजरात में कांडला बंदरगाह है, वहीं पे ये बना था, पहला सेज बना था। ठीक है, इसको तब बोला जाता था ESEZ के जगह पे बोला जाता था एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन, मतलब EPZ बोला जाता था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत में वैसे टोटल कितने सेज हैं? तो भारत में टोटल हैं इस समय वर्तमान में 379 और कार्यरत देखा जाए तो 265 के आसपास कार्यरत भी हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हरित क्रांति की सफलता इनमें से किसकी उपलब्धता पर निर्भर करती है? तो रासायनिक और उर्वरक एवं कीटनाशक, पर्याप्त सिंचाई, बीजों में, मतलब ये सभी पर। हरित क्रांति भारत में कब लागू हुई थी? 1966 के आसपास लागू हुई थी, मतलब चौथी पंचवर्षीय योजना उस समय चल रही थी। हरित क्रांति के जनक कौन है? तो भारत में स्वामीनाथन और विश्व में नॉर्मन बोरलॉग साहब हैं। ठीक है, बैंकिंग के क्षेत्र में सीबीएस को सी का पूर्ण रूप क्या है? तो सी को कहते हैं कोर बैंकिंग सिस्टम को सीबीएस बोलते हैं। ठीक है, भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जो मौलिक अधिकार हैं ये भारतीय संविधान में लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। ठीक है, यही अमेरिका के संविधान से क्या क्या लिया जाए? न्यायिक पुनर्विलोकन की शक्ति, न्यायपालिका की स्वतंत्रता का प्रावधान और मौलिक अधिकार लिए गए हैं अमेरिका के संविधान से। ठीक है, धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग अथवा जन्म के स्थान पर विभेद का प्रतिषेध भारतीय संविधान के मौलिक अधिकारों के किस वर्ग में आता है? तो ये आता है अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 15 के तहत, जिसको हम बोलते हैं स्वतंत्रता का या समता का अधिकार। ठीक है, जिसको क्या बोलते हैं? समता का अधिकार। ये उसी के अकॉर्डिंग आता है। समता का अधिकार 14 से 18 होता है। ठीक है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो 5 वर्ष होता है। और राज्यसभा के 6 वर्ष होता है। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है? तो ये करता है आर्टिकल 153। राज्यों में राज्यपालों का प्रावधान करता है। और राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आर्टिकल 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। ठीक है, संविधान के 74वें संविधान किस संवैधानिक संशोधन ने भारतीय संविधान में भाग 9, तो जो इसका 74वां संविधान संशोधन था वो क्या करता? ये नगर पालिका
को ले आता है। और 73वां संविधान संशोधन किसको ले आता है? ये पंचायतों को ले आता है। ठीक है। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कांसा मिश्र धातु है तांबा और टिन की। तांबा और जस्ता की मिश्र धातु क्या है? पीतल है। ठीक है, पीतल इसकी है और तांबा और कांसा की तांबा और टिन है। आवर्त सारणी प्रथम किसके द्वारा दी गई थी? तो आवर्त सारणी सर्वप्रथम दमित्री मेंडलीफ के द्वारा दी गई थी। मेंडलीफ ने जो आवर्त सारणी दी थी ये दी थी परमाणु भार मतलब द्रव्यमान, परमाणु भार के आधार पर। लेकिन बाद में मोचले नामक व्यक्ति ने ये आवर्त सारणी बदल दी और लगाया परमाणु क्रमांक के आधार पर, जहाँ पे अभी भी चल रही है जो वर्तमान परमाणु क्रमांक के आधार पर है। निम्नलिखित में से किस कोशिका अंगक को कोशिका की आत्मघाती थैली कहा जाता है? तो अंगक है लयनकाय या इसे हम बोल जाते हैं लाइसोसोम। इसे आत्मघाती थैली भी कहा जाता है। निम्न में से कौन सा एंजाइम लार में पाया जाता है? तो लार में पाया जाता है टालोइन नामक एंजाइम। कहाँ पाया जाता है? लार में पाया जाता है। ठीक है। तरुण का विलोम क्या होगा? तो तरुण का विलोम होगा वृद्ध। क्या होगा? वृद्ध। तरुण का विलोम वृद्ध। तरुण माने युवा, वृद्ध माने अबला का विलोम क्या होता है? अबला का विलोम होता है सबला। ठीक है, क्या होता है? सबला। जो स्त्री सूर्य भी न देख सके उसे क्या कहते हैं? असूर्य पस्या। क्या बोलते हैं? असूर्य पस्या। व्योम का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो व्योम का जो पर्यायवाची शब्द होता है वो होता है नभ। नभ किसका होता है? व्योम का होता है। अंतरिक्ष हो गया, अंबर हो गया, नभ हो गया। अच्छा, इसमें क्वेश्चन पूछा है व्योम का कौन सा पर्यायवाची नहीं है, तो वो होगा पीयूष। पीयूष किसकी पर्यायवाची है? पीयूष है अमृत की पर्यायवाची। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। शेर को सवा शेर रोकती का क्या अर्थ है? तो आदमी कहता है ना कि शेर को सवा शेर मिल गया, मतलब एक से बढ़कर दूसरा। ठीक है, ये इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। सूरज का सातवां घोड़ा गुनाहों का देवता किसकी रचनाएं हैं? ये बहुत प्रसिद्ध रचना है धर्मवीर भारती की, गुनाहों का देवता। तो सूरज का सातवां घोड़ा और गुनाहों का देवता किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2022 में किस राज्य की विधानसभा पूरी तरह से पेपरलेस होने वाली भारत की पहली विधानसभा बन गई है? तो बनी है नागालैंड की विधानसभा, जो पूरी तरीके से पेपरलेस हो गई है। 5वें बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन की मेजबानी वर्चुअली रूप से किस देश द्वारा की गई? तो श्रीलंका की ओर से की गई। किसने भाग लिया था? भारत के प्रधानमंत्री ने भाग लिया था। जून 2022 में किसे राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA का नया मुख्य कार्यकारी नियुक्त किया गया है? वो किया गया है दिनकर गुप्ता साहब को। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में कौन राष्ट्रीय रक्षा अकादमी की लड़कियों की कैटेगरी में टॉप करने वाली पहली छात्रा बनी? तो वो छात्रा है सनन ढाका। NDA में पहली बार लड़कियों को शामिल किया गया और सनन ढाका ने इसमें 10वीं पोजीशन लाई है, जो कि लड़कियों में टॉप की है। ठीक है, अगला। वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2022 में भारत को कौन सा रैंकिंग मिला है? तो भारत को इसमें 37वां स्थान मिला है। पहले स्थान पर डेनमार्क है और भारत को 37वां स्थान मिला है टोटल 67 देशों की रैंकिंग में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में किन दो शहरों के बीच भारत गौरव योजना के तहत देश की पहली निजी ट्रेन चलाई गई? तो यह कोयम्बटूर उत्तर से साईनगर शिरडी के मध्य ये ट्रेन चलाई गई है। अप्रैल 2022 में कौन जिला आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 100% घरों को कवर करने वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो जम्मू कश्मीर का ये सांबा जिला है। जम्मू एंड कश्मीर का सांबा जिला है जो पहला जिला बन गया। भारत के किस शहर ने विश्व के ट्री सिटी का खिताब लगातार दूसरी बार जीता? हैदराबाद। हैदराबाद प्लस मुंबई ने यह खिताब जीता है, तो दूसरी बार जीता है हैदराबाद ने। ठीक है। जून 2022 में केंद्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों में युवाओं की भर्ती के लिए शुरू की गई योजना का क्या नाम है? तो ये योजना कौन सी है? अग्निपथ योजना। कौन सी? अग्निपथ योजना। आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में कौन सा देश प्रत्येक सिगरेट पर चेतावनी छापने का निर्णय लेने वाला विश्व का पहला देश बन गया है? तो वह देश है कनाडा। ठीक है। बगदाद किसकी राजधानी है? इराक की राजधानी बगदाद है।
चेराव का लोक नृत्य किसका है? तो चेराव मिजोरम का लोक नृत्य किसका है? मिजोरम का लोक नृत्य है चेराव। कितने भारतीय राज्यों की सीमाएं भूटान की सीमा से लगती हैं? तो भूटान की सीमा से लगती हैं सिक्किम, दूसरा है पश्चिम बंगाल, तीसरा है असम, चौथा है अरुणाचल प्रदेश। तो कितनी सीमाएं लगती हैं? टोटल 4। ठीक है। भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान कहाँ स्थित है? तो भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान स्थित है मुंबई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। मुंबई के पुणे में, जिसका आंसर पुणे हो जाएगा, मुंबई के पुणे में स्थित है। लेडी विद द लैंप किसे कहा जाता है? तो लेडी विद द लैंप कहा जाता है फ्लोरेंस नाइटिंगेल को। फ्लोरेंस लेडी विद द लैंप कहा जाता है। और सरोजिनी नायडू को कहा जाता है नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। नाइटिंगेल ऑफ इंडिया सरोजिनी नायडू को कहा जाता है। ठीक है। विश्व व्यापार संगठन WTO में कितने सदस्य हैं? तो वर्तमान में WTO में 164 सदस्य देश हैं। फिल्ड्स मेडल पुरस्कार जीतने वाली दूसरी महिला का क्या नाम है? तो ये महिला है मेरिना वियाजोव्स्का, जो मेडल जीती हैं। पुस्तक भारतीय संविधान अनकही कहानी के लेखक कौन है? तो इसके लेखक हैं राम बहादुर राय साहब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जून 2022 में संपन्न हुई भारत की प्रथम श्रेणी क्रिकेट प्रतियोगिता रणजी ट्रॉफी 2021-22 का खिताब मध्य प्रदेश ने किसे पराजित कर पहली बार जीता है? तो ये इन्होंने पराजित किया है मुंबई को। मुंबई लगातार का गत चैंपियन रहा है। इसको पराजित कर मध्य प्रदेश ने पहली बार जीता है। ठीक है। प्रतिवर्ष विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है 5 जून को। ठीक है। इसके बाद आप इसको पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद इसके जो क्वेश्चंस है, गद्यांश में प्रयुक्त आध्यात्मिकता शब्द किन उपसर्गों से बना हुआ है? तो आध्यात्मिकता शब्द का मतलब क्या है? अधिधन इक धनता प्रत्यय, मतलब आध्यात्मिकता। तो इसमें कौन सा उपसर्ग है? इसमें अधिधनिक धनता उपसर्ग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे परोपकारी लोग सदा पूजे जाते रहेंगे जो सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहेंगे। कौन से? सेवक वृत्ति अपनाकर परहित करते रहेंगे। कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो कठोर सत्य किसे कहा गया है? तो भौतिक शरीर की नाश्वरता को। किसके? भौतिक शरीर की नाश्वरता को कठोर सत्य कहा गया है। निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए क्या किए जाने की आवश्यकता बताई गई है? तो निर्बल भावनाओं पर विजय पाने के लिए अच्छे कर्मों से नाम अमर कर लेने की आवश्यकता बताई गई है। ठीक है, इसका ये ऑप्शन सही होगा। हमारा जीवन सदा प्रेरणा बन सकता है यदि हम निस्वार्थ भाव से परोपकार करें। ठीक है, आगे राष्ट्रीय पर्व एवं सांस्कृतिक समूह है, ये आपको पढ़ लेना है। इसको आप पढ़ लेंगे तो आगे आप कर लेंगे। ठीक है, इसको पढ़ करके हमको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। क्वेश्चंस क्या है? गीत कविता बच्चों के जीवन में रच बस जाएं, यह माता पिता को पसंद नहीं है क्योंकि इससे बच्चे अपना लक्ष्य को तय नहीं कर सकते या प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो माता पिता द्वारा तय लक्ष्य को प्राप्त ना कर सकेंगे। गीत कविता स्कूलों को भी पसंद नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है कि स्कूली पढ़ाई लिखाई से इसका कोई संबंध नहीं है। ठीक है, आगे गीत कविता के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो जो इसका कथन है कि समाज में इनकी व्यापक सहमति नहीं है, ये कथन इसमें सहमत नहीं। ठीक है, तो धन्यवाद आपको। अगर इसका कंटेंट अच्छा लगा हो, वीडियो को अच्छा लगा हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और आगे का जो नेक्स्ट पार्ट है वो आपको मिल जाएगा। ठीक है, धन्यवाद।